और हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले यार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे। Hi Shivam, hi everyone. So first of all, thank you so much for having me on this live. And I think you've been doing it for quite some time, na? काफी टाइम से आप कर रहे हो और बिकॉज अभी वी आर आर्किटेक्ट्स एंड विद यूट्यूबर्स एंड वी क्रिएट कंटेंट आई नो कि किसी भी कोई भी कंटेंट क्रिएशन में कुछ भी हो बीइंग कंसिस्टेंट इज सो डिफिकल्ट बिल्कुल। मतलब सबको लगता है कि बहुत आसान है बट कंसिस्टेंटली वो चीज करना बहुत मुश्किल है एंड आई थिंक आई हैव सीन यू डूइंग इट कंसिस्टेंटली सो दैट्स रियली टफ सो कांग्रेट्स आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो जैसे भी कर रहे हो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो आई एम श्योर कि आपके पास बहुत अच्छी टीम भी आपने बनाई है who is helping you to create that much of content. So that's great. नहीं, और आपका भी मैं देखता है तो काफी क्वालिटी कंटेंट, और आप साइट का जो इनसाइट्स देते हो तो वो भी बहुत ज्यादा रहता है। Yes, yes. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आज का रहने वाला है, जो कि है कोटेशन से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोगों को जब भी वो घर बनाते हैं, इन टर्म ऑफ क्लाइंट के टर्म में बात करें, जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उनकी बात करें, तो वो इनिशियल स्टेज में बजट को और कोटेशन को लेके काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करे हैं। देखो बहुत लंबा मैंने चिट्ठा लिख रखा है, तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। तो इसमें नेहा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से ये है, बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि होम कोटेशन बनाने के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। बीइंग एन आर्किटेक्ट ऐसे हमेशा आपको लगता है कि आप बड़े बड़े स्केल पे काम करो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे बट एक रियलिटी ये भी है कि कोई भी आर्किटेक्ट आज खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट भी करता है तो एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करके कंप्लीट होने में जितना वक्त लगता है और एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट अगर आप बिल्डिंग का स्टार्ट करो तो उसको जितना वक्त लगता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो अगर आर्किटेक्ट ने खुद का ऑफिस स्टार्ट भी कर लिया तो मनी रोलिंग रखने के लिए उनको इंटीरियर के प्रोजेक्ट लेने पड़ते हैं तो अगर आपको पसंद हो या ना हो बट काफी सारे आर्किटेक्ट्स को आप देखोगे कि वो इंटीरियर के प्रोजेक्ट लेते हैं आई थिंक लकीली इन माय केस बिकॉज मुझे उसमें इंटरेस्ट था तो आई स्टार्टेड विद दैट और ऐसे होता है आप जो करते हो फिर आप वो अच्छा करते हो फिर आपको वही प्रोजेक्ट्स मिलते हैं एंड देन इन आवर केस बिकॉज वी वर एंजॉयिंग इट तो वी बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग so yeah so uh, we were working on those projects and then around 2017 we started our YouTube channel जहाँ पे फिर content creation वो सब कुछ आ गया and while we were making working on all those videos जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि एस्टिमेशन कैसे करते हैं फिर वो इफेक्टिवली कैसे करेंगे एक्यूरेट कैसे होगा फिर उसको अपडेट कैसे करेंगे काफी सारी चीजें उसमें से छूट जाती है तो एक तो ये है कि हमारे प्रोजेक्ट्स में हम ये खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे कि यार इसमें काफी सारे लूपहोल्स है इसके बारे में काफी लोगों में अवेयरनेस नहीं है इवन तो डिजाइन करना आजकल विद पिंटरेस्ट इंस्टाग्राम यूट्यूब वीडियो थोड़ा आसान है आसान ऐसा नहीं कह सकते पर थोड़ा आसान है वो मैनेज हो सकता है बट वो जो एक कॉस्ट का फैक्टर है ना टू कीप इट इन चेक और वो टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ये आई थिंक आज भी काफी सारे लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है तो मेरा और स्वप्निल का हमेशा से ये था कि यार एस्टिमेशन के ऊपर कुछ तो कंटेंट क्रिएट करना है टू मेक इट इजी फॉर पीपल एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि वो क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड विद दैट इन माइंड आई थिंक जब लास्ट आई थिंक मंथ हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि हम वेबिनार्स वगैरह ले रहे हैं और हम एक कोर्स बना रहे हैं तो आई थिंक एट दैट पॉइंट बिकॉज आई सेड कि थोड़ा लाइव अभी नहीं करते अभी थोड़ा ऑक्यूपाइड है कोर्स का काम चल रहा है सो वी लॉन्च आवर कोर्स बेसिक्स ऑफ एस्टिमेशन इन रेसिडेंशियल इंटीरियर डिजाइन इन द लास्ट मंथ एंड या सो दैट्स व्हाई एस्टिमेशन इज सुपर इम्पोर्टेंट और तभी भी आपने कहा था कि चलेगा फिर एस्टिमेशन के ऊपर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे कोटेशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति कोटेशन बनाता है, इन टर्म में अगर एक होम ओनर के टर्म में बात करूं या फिर एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर के टर्म में, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके आई फील एक तो कोटेशन में एस्टिमेशन में एक बेसिक चीज जो होती है एक तो आपका आइटम है आप एक रेसिडेंशियल इंटीरियर की अगर बात करेंगे तो आपका आइटम का ये है फिर क्वांटिटी है फिर रेट है तो ये तीन चीजें तो एक एस्टिमेट की बेसिक है कि आपको जैसे होता है कि हम किसी क्लाइंट को मिलने के लिए जाते हैं उसके बाद यू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ वर्क कि उनको क्या क्या करना है उनका डिजाइन ब्रीफ जो भी है यू अंडरस्टैंड दैट फिर उसके बाद आई टेल यू द प्रोसेस दैट वी फॉलो फिर उसके हिसाब से वी विल गेट इनटू एस्टिमेशन सो पहली बार हम क्या करते हैं उनको मिलने के लिए गए फिर उनके पास जो सेल प्लान होता है अग्रीमेंट में प्लान होता है तो बेसिकली उस प्लान से आपको कार्पेट एरिया बेसिक मिल जाता है सो व्हाट वी डू इज कि उसके बाद हम उनको ना एक बेसिक ब्लॉक एस्टिमेट शेयर करते हैं तो हम सबको पता है कि जब भी जितने आई थिंक डिजाइनर से आर्किटेक्ट देख रहे होंगे द फर्स्ट क्वेश्चन दैट लॉट ऑफ होम रेनोवेटर्स विल आस्क यू इज कि नॉट कि आपने पहले क्या काम किया है दे विल आस्क यू कि इसका खर्चा कितना होगा एंड पहले दिन वो फिगर बोलना बहुत मुश्किल है
इवन तो अगर हम ये कहेंगे कि ये रफली बता सकते हैं, एक प्रॉपर नहीं बताएंगे अमाउंट, तो भी लोग कहते हैं कि चलेगा रफली बता दो। बट आप रफली एक अमाउंट जो आपके मुंह से निकलेगी ना, दे विल जस्ट होल्ड ऑन टू दैट अमाउंट, फिर बाद में ये चेंज क्यों हुई है जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर वेरी हेजिटेंट। इवन तो अगर आज मैं साइट पे जाती हूँ, अगर फर्स्ट मीटिंग में किसी ने मुझे पूछा कि कितना खर्चा होगा, तो मैं नहीं दूंगी कोई अमाउंट, मैं कोई फिगर बोलूंगी ही नहीं, बिकॉज वो एक ऐसी अमाउंट है ना जिसके पीछे कुछ तो कैलकुलेशन होना जरूरी है, उसके लिए कुछ तो बेसिस होना जरूरी है। सो व्हाट वी बीन फॉलोइंग इज कि हम ब्लॉक एस्टिमेट देते हैं जिसमें हम 3 ग्रेड्स बनाते हैं, फिर उसमें A1 है, A2 है, A3 है, विच इज लाइक 3 ग्रेड्स ऑफ मटेरियल। तो जिसमें तीनों ग्रेड के मटेरियल अच्छे हैं, द क्वालिटी इज गुड, उसमें कुछ सब स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है। इट्स जस्ट दैट फॉर एन एग्जांपल, अगर A1 ग्रेड है तो उसमें हम यूको या PU एक अज्यूम कर रहे हैं, उसमें पकड़ा है हमने। A2 है जिसमें हम एक वीनियर पकड़ सकते हैं या एक बहुत अच्छे रेंज का लैमिनेट पकड़ सकते हैं। A3 में हम थोड़ा बेसिक लैमिनेट पकड़ेंगे। या फिर अगर हम प्लाई की बात करेंगे तो हम A1 क्वालिटी में हमने मरीन ब्रांडेड पकड़ा है प्लाई, A2 में हमने मरीन लोकल पकड़ा है, और A3 में हमने कमर्शियल प्लाई पकड़ा है। सो दैट वे जब हम उनको ब्लॉक एस्टिमेट देते हैं तो उसमें A1 स्पेसिफिकेशन में कौन से मटेरियल्स होंगे वो इंक्लूडेड है, A2 में कौन से होंगे वो इंक्लूडेड है, A3 में कौन से होंगे वो इंक्लूडेड है, और वो तीनों के साथ पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा होगा, बिकॉज आपको पता है कि उनका कार्पेट एरिया कितना है, खर्चा कितना होगा वो उसमें मेंशन होता है। नाउ इसके हिसाब से जब आप एक उनको फिगर देते हो तो विल दैट बी एक्यूरेट? इट वोंट बी, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स है जो उसमें है ही नहीं। बट विथ योर एक्सपीरियंस विद द लास्ट प्रोजेक्ट दैट यू वर्कड ऑन, आपको पता है कि अगर मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, अभी रेट्स भी मुंबई के रेट्स अलग होंगे, किसी डिफरेंट लोकेशन के रेट्स अलग होंगे, तो अगर इस लोकेशन पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया है तो मुझे पता है विद एक्सपीरियंस की पर स्क्वायर फीट कितना होगा। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव द 3 वैल्यूज। सो दिस इज जस्ट अ डिस्कशन स्टार्टर कि मैं पहली बार मिलके आई, मैंने समझ लिया, फिर उनको 3 ब्लॉक एस्टिमेट्स दिए, उसके बाद दिस विल जस्ट ओपन अप द फ्लोर टू डिस्कशन कि कोई ऐसे भी कहेगा कि मुझे ना A1 बहुत ज्यादा लग रहा है, बट A2 इज समथिंग दैट आई कैन इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट। या तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुझे लिविंग रूम में A1 ग्रेड के लिए जाना है, बट बाकी सारे स्पेसेस में A3 में जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। सो दिस इज जस्ट टू हैव दैट डिस्कशन कि क्लाइंट आपके साथ वो शेयर करेगा। कई बार क्लाइंट्स ना, वो उनको कितना खर्चा कर रहा है वो भी शेयर नहीं करते, वो एक आई थिंक परसेप्शन भी होता है कि वो डिजाइनर बहुत ज्यादा खर्चा करा लेगा। तो इसके लिए आई थिंक जस्ट टू स्टार्ट विथ ये, दिस इज व्हाट वी फॉलो। जैसे आपने बताया, तो मुझे लगता है कि इसके लिए जैसे आपको मटेरियल्स का भी पता होना चाहिए कि यार ये मटेरियल का लगभग इतना एक्सपेंस आ जाएगा, ये मटेरियल का, क्योंकि जब तक आपको मटेरियल का ही नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल जो स्टार्टिंग में जो भी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर काम करते हैं, तो उनको लगता है कि प्लाई मतलब प्लाई, अब उनको नहीं पता कि प्लाई में भी अलग अलग ग्रेड होते हैं, कॉमर्शियल हो गया, मरीन हो गया। अब मरीन में भी क्या होता है, एक होता है कि प्रॉपर मरीन है वो, और बहुत सारे ऐसे लोकल ब्रांड्स भी हैं जो कि मरीन का सिर्फ स्टैंपिंग कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मरीन होता नहीं है, है ना। तो वो भी एक चीज समझनी पड़ेगी। और इसमें एक चीज और आप मुझे बताओ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोटेशन बना रहे हैं, तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। मान लिया आप मुंबई की, हम एक बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपने मुंबई में ही काम किया, अब 2 लोकेशन है, तो हालांकि लोकेशन मुंबई है, लेकिन दो जो है वो डिफरेंट लोकेशन होने की वजह से क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइसिंग जो है वो ऊपर और नीचे हो सकती है? आई फील जो एक तो ये है कि रेट एक्यूरेट पता होना जरूरी है। बिल्कुल। नाउ ये आपको एक तो विद एक्सपीरियंस आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करोगे तो आपको समझ सकता है, या तो जैसे है कि आपको खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा। एक तो आपको कंसिस्टेंटली, इवन इफ प्रोबेबली ऐसे बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे जिनके पास अभी कोई एक्टिव प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, बट आप बैकएंड पे जो काम करते रहते हो खुद का पोर्टफोलियो से, आप 3D वगैरह जो स्किल्स आपके रिफाइन कर रहे हो, तो सिमिलरली एट द सेम टाइम एक मार्केट सर्वे करना कि अगर आपके बिल्डिंग में कहीं पे काम चल रहा है तो वहां पे जाके उनको पूछना कि यार इसका रेट कितना है, ये फिनिशिंग का रेट कितना है। तो खुद के लिए रेट लिस्ट बना के रखना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, एक डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट लोकेशन पे आप जाते हो, तो वहां पर क्या रेट चल रहा है, एक तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। कुछ चीजें आई थिंक डिक्टेट करती है ट्रांसपोर्ट। आई थिंक एट दिस पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट कुड बी वन ऑफ द थिंग कि मटेरियल लेके जाने का और आने का, हाउ इजीली एक्सेसिबल दैट प्लेस इज, कि वो आप सामान कहाँ तक लेके जा रहे हो, सामान चढ़ाने के लिए वहां पे कुछ पॉसिबल है या नहीं। आई फील एट दिस पॉइंट, मुझे मेरे दिमाग में वो आ रहा है कि मटेरियल की लिफ्ट अवेलेबल है कि नहीं, कि आपको सीढ़ियों से मटेरियल चढ़ाना है, फिर वो पर फ्लोर का आपका चार्ज एक्स्ट्रा होता है। ये आई थिंक, या टाइमिंग के जो ये होते हैं कि आप हफ्ते में रोज काम कर सकते हो या कुछ संडे को भी आपको काम बंद रखना है, छुट्टियों के दिन भी आपको बंद रखना है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिससे आपके टोटल टाइमलाइन में एक आध महीना तो ऐसे ही ऐड हो जाता है।
अगर आप संडे को भी बंद रखो, छुट्टियों के दिन भी बंद रखो, दिन में भी अगर आपको 10 से 7 की विंडो है, उसमें 2 घंटे बंद रखना है, तो टाइमलाइन पे अफेक्ट होता है, तो कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट होगा ही, एक महीना और काम चलेगा तो आई फील एट दिस पॉइंट अगर पास के पास लोकेलिटी में ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे रेट टोटल आपका कोटेशन पे अफेक्ट हो सकता है। इसमें ना मेरे एक क्वेश्चन और है निहारा, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, आप मान लीजिए 20 ईयर से मुंबई में काम कर रहे हो, ठीक है जी। अब मैं हूँ, मैं भी मुंबई से भी पढ़ के निकला हूँ, और मैंने नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। फॉर एग्जांपल अब आपके क्या है कि मटेरियल्स आपका अलग लेवल पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल सेम ब्रांड की सेम प्लाई आपको फॉर एग्जांपल पड़ रही है 150 रुपीज स्क्वायर फीट, ठीक है जी। अब मैं स्टार्टिंग में हूँ, अब मैंने कहा मैं मार्केट रिसर्च करता हूँ जाके, मेरे पास क्लाइंट आया, अब मेरे को वही सेम जो है वो 180 रुपीज स्क्वायर फीट बता दे रहे हैं। तो एक तो ये है कि क्योंकि मैं पुराना हूँ, मतलब मैं नया हूँ और आप पुराने हो, तो आपको तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। अब मेरे को वो चीज ऑलरेडी जो बेचने वाला है उसको 20% मेरे को कॉस्टली बताई है। अब मैं जब उसकी कोटेशन बनाऊंगा तो मेरी कोटेशन आपको बीट ही नहीं कर पाएगी, और मैं हूँ भी नया। तो इस चीज को हम कैसे टैकल करके एक्चुअल प्राइस हमें मिले? I feel if it is a vendor or a person who is working on site, फिर आपका वो कड़िया कारपेंटर हो गया, कोई वेंडर हो गया, जिससे भी आप रेट लेते हो, ये बहुत नेसेसरी है कि आप डोंट स्टिक टू जस्ट दैट वन रेट एंड वन शॉप। ओके। आप एक टाइम पे 2-3 लोगों को जाके पूछो कि अगर आपने किसी कड़िया को पूछा है कि टाइल लगाने का कितना खर्चा होगा, तो आप मेक श्योर कि आप 2-3 लोगों को और पूछो कि कितना रेट है। इससे आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि अरे कोई मुझे बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट तो नहीं बोल रहा है, कि कोई आपको बोल रहा है कि 120 में मिलेगा, कोई बोलेगा 150 हो रहा है, तो 130 हो रहा है। तो इससे आपको एक थोड़ी रेंज मिल जाती है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कितना होना चाहिए। 3-4 लोगों को पूछने के बाद आपको समझ जाएगा कि रेट कितना होना चाहिए। सेकेंडली स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो मटेरियल के केस में नहीं है, मटेरियल तो आप बोल रहे हो सेम मटेरियल है तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। बट आई थिंक ये ना क्लाइंट्स के साथ बहुत बार होता है कि अगर आपने कोटेशन में डाला है कोई चीज लगाने का, समझो 90 रुपीज टाइल फिक्स करने की कॉस्ट है, तो बिकॉज हम क्या करते हैं ना, वो जो एक्सेल शीट होती है डिटेल वाली, वी शेयर दैट विद द क्लाइंट, ब्लॉक एस्टिमेट भी शेयर करते हैं। तो डिटेलिंग में सब कुछ आपका होने के बाद, डिटेल एस्टिमेट में सारी चीजें आने के बाद जब आप क्लाइंट के साथ शेयर करते हो तो वो भी एडिट कर सकते हैं। तो उसका मेन पॉइंट यही है कि दे शुड बी एबल टू एडिट इट। अगर कोई आइटम उनको निकालना है, किसी चीज को उनको ऐड करना है, तो उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तभी बिफोर वी अवॉर्ड द वर्क टू एनी एग्जीक्यूशन ये टीम, जैसे हमारे केस में हमारे पास एक एग्जीक्यूशन टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है, बट हम हमेशा ओपन रहते हैं कि क्लाइंट के पास कोई कारपेंटर है जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, या किसी कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रिशियन है जिसने पूरा इलेक्ट्रिकल का काम किया, उसको सब कुछ इन एंड आउट पता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उस इलेक्ट्रिशियन को काम दो, बाद में फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम होगा वो फटाक से आ जाता है 2 मिनट में। तो फिर वो लोग क्या करते हैं ना कि वो उनसे ये करेंगे कि आपका रेट कितना है, फिर इस चीज का रेट कितना है। तो फिर अगर आपने कड़िया का रेट समझो 90 रुपीज टाइल लगाने का पकड़ा है, तो फिर वो बोलेंगे कि मेरे पास एक बंदा है जो 40 रुपए में कर रहा है। तो स्पेसिफिकेशंस मैटर क्यों करते हैं कि शायद आपके पास जो टाइल लगाने वाला है वो टाइल रॉ मटेरियल के साथ लगा रहा है, मतलब सीमेंट सैंड की कॉस्ट इंक्लूडेड है एंड लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड है। पर जो दूसरा बंदा वो लेके आया वो सिर्फ उसमें रॉ मटेरियल नहीं दे रहा है, वो सिर्फ लेबर कॉस्ट है। तो दैट मीन्स उनका वो बाकी खर्चा पकड़ के टोटल अमाउंट इतनी होगी। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने लोगों को पूछ रहे हो, एक तो वो स्पेसिफिकेशन उसके बारे में पक्का होना चाहिए कि इस कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो एक चीज विद मटेरियल एंड विदाउट मटेरियल, वो दोनों का कॉस्ट अलग ही होगा। ओके। तो इसमें मेरा ना एक क्वेश्चन और है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे कोटेशन रेडी कर रहे हैं, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को मतलब क्या कैसे, मतलब अलग अलग दिखाते हैं या एक साथ कंबाइन करके दिखाते हैं? सो व्हाट वी बीन फॉलोइंग इज कि कुछ कुछ चीजें है ना जिसमें हम लेबर और मटेरियल साथ में रखते हैं, कुछ कुछ चीजें जिसमें हम अलग रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेंटिंग का काम है, तो अगर पेंटिंग के काम में जितने भी आपको ब्रश, रोलर, पेंट जो भी लगेगा, अगर काम खत्म होने के बाद वो चीज बच गई, पेंट बच गया, रूलर और ब्रश बच गया, तो क्लाइंट को एक्चुअली उसका कोई यूज नहीं है। बाद में हम कहते हैं कि टचअप करने के लिए पेंट लगेगा, बट समझो टचअप वगैरह सब होने के बाद जो चीजें बचे तो क्लाइंट के पास वो उसको यूज कर नहीं करेंगे। तो बेसिकली द वेस्टेज हैज टू बी बोर्न बाय द क्लाइंट। बट उसी के जगह पे अगर आपने विद मटेरियल पेंटर को काम दिया है, तो पेंटर कैन रीयूज दैट स्टफ समवेयर एल्स। एक तो वो फैक्टर है। सेकेंडली अगर जब हम मटेरियल और लेबर अलग से देते हैं, तो किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि वो मटेरियल खुद जाके प्रोक्योर करके लाए। फिर एज अ क्लाइंट मेरे पास इतना टाइम है क्या, या दूसरे किसी के पास इतना टाइम है कि वो खुद जाके वो पेंट मतलब वो ब्रश, रोलर, वो साड़ी उनको लगती है, वो सारी चीजें लेके आए। तो डू यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम कि आप खुद उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करो? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट यू एक्सपीरियंस कि इट मेक सेंस कि पेंटिंग जैसा जॉब आप विद मटेरियल दे दो, या तो
फॉल सीलिंग वाला काम है, क्योंकि फॉल सीलिंग वाला कॉन्ट्रैक्टर जिस रेट में वो शीट्स और सारे मेंबर्स ला रहा है, वो एज अ क्लाइंट आप लेने जाओगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो इट्स बेटर आप कंबाइन विथ फॉल सीलिंग किसी को दे दो। बट इन केस ऑफ से टाइल, जो टाइल का एग्जांपल हमने लिया है, कि टाइल के केस में हम क्या करते हैं, जो लगाने का रेट है तो उसमें रॉ मटेरियल इंक्लूडेड होता है, तो मटेरियल एंड लेबर, बट मटेरियल कौन सा, फिर आपका सीमेंट सैंड जो है रॉ मटेरियल और लगाने का कॉस्ट इंक्लूडेड है। बट इन आवर एस्टिमेट शीट व्हाट वी डू इज, हमारे पास में हमारे इसमें क्लाइंट कॉस्ट का अलग से एक सेक्शन होता है। ओके। तो उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो क्लाइंट खुद चूज करता है, बेसिकली क्लाइंट के सिलेक्शन के ऊपर वो डिपेंडेंट है कि मैं टाइल सिलेक्ट करने जाऊं तो मैं 2x2 की टाइल ले सकती हूँ, मैं 32-64 की टाइल ले सकती हूँ, मैं 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल ले सकती हूँ, या तो मैं इटालियन मार्बल ले सकती हूँ, मैं लैमिनेट चूज कर सकती हूँ बेसिक, या मैं 2200-2800 की शीट चूज कर सकती हूँ। तो बेसिकली जो क्लाइंट चॉइस से डोमिनेटेड चीजें हैं ना, वो सारी चीजें हम क्लाइंट कॉस्ट में डालते हैं। सो इन केस ऑफ टाइल क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल और टाइल लगाने की कॉस्ट आपके नॉर्मल शीट में जाएगी, पर एक्चुअल टाइल की कॉस्ट, जो अगर आप जाके 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट की टाइल लेके आए, वो आपकी क्लाइंट कॉस्ट में जाएगी। सो यहाँ पर आपका मटेरियल एंड लेबर वैसे देखे जाए तो सेपरेट है, बट इन केस ऑफ पेंट और ये सब जॉब में वो कंबाइंड है। सो आई थिंक कुछ कुछ चीजों में आप कर सकते हैं, मटेरियल और लेबर सेपरेट रखोगे तो इट मेक्स सेंस, बट कुछ कुछ चीजों में वो साथ में देने में ही बेटर है। दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। तो इसमें निहारा, मेरा इसमें सेकंड जो टॉपिक रहेगा कोटेशन से रिलेटेड, वो रहेगा कि क्लाइंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस में जो रहते हैं जनरली, मैं वो आपसे पूछता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्लाइंट को कोटेशन एक्सप्लेन करते वक्त क्या पॉइंट हाईलाइट करने चाहिए? आई फील कि आई एम अज्यूमिंग कि उनको जो भी उनका बेसिक रिक्वायरमेंट थी सब कुछ आपने उसमें डाल दिया है। तो एक तो बहुत बार लोग किस चीज को क्वेश्चन करते हैं कि कि ये अमाउंट इतनी क्यों है, ये इसका रेट इतना ज्यादा क्यों है, ये बिल्कुल। टोटल आपका खर्चा इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। तो आई थिंक उनको ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि अगर आपको कोटेशन को, अगर आपको क्या कहते हैं उसको, सस्ता सुंदर टिकाऊ, बहुत सबको वो चाहिए होता है कि, बट ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपको बेस्ट ग्रेड मटेरियल यूज करना है, आपका स्कोप ऑफ वर्क भी आपको कम नहीं करना है, और आपको फास्ट काम चाहिए, तो फिर वो कॉस्ट को कम करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कॉस्ट को कम करना है तो जो हमारे एस्टिमेट में जो सारी आपके कॉलम्स है, एक तो आपको जो उसमें का कोई आइटम है वो निकालना पड़ेगा, या तो उसका एरिया कम करना पड़ेगा, या तो क्वालिटी में आपको A1 से A3 जाना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल आप इनमें से कोई चीज नहीं करते, वो टोटल वैल्यू कम नहीं हो सकती। सो आई थिंक ये, एंड आई थिंक द क्वालिटी दैट यू आर ऑफरिंग, मुझे लगता है कि इसमें ना ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप जब क्लाइंट को एस्टिमेट देते हो, कि जैसे इन आर केस वी हैव अ डिजाइन प्रैक्टिस, सो बहुत सारे लोग होते हैं जो टर्न की प्रैक्टिस करते हैं। सो अगर मैं किसके पास जाऊंगी और कहूंगी कि ओके आपका 2 BHK का काम है, आई कैन डू इट इन 30 लाख, तो वो मुझे 30 लाख देंगे, मैं उनको बोलूंगी कि ये फिनिशेस आपको इसमें मिलेंगे, तो पूरी अमाउंट में लेके मैं पूरा डिजाइन और पूरा एग्जीक्यूशन करके दे दूंगी। दिस इज वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस। नाउ व्हाट वी डू इज डिजाइन प्रैक्टिस, जिसमें हम क्लाइंट को डिजाइन करके देते हैं, फिर उसमें डिजाइन 2D 3D सब कुछ आ गया, फिर मटेरियल सिलेक्शन में उनके साथ जाते हैं, बट जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन की हमारी टीम भी है, बट उनके जो पेमेंट्स होंगे ना वो हमारे थ्रू नहीं होते, उनके पेमेंट्स डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाते हैं। तो आई थिंक ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, विच इज माई डिजाइन सर्विसेज, मटेरियल सिलेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, साइट विजिट्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, प्रॉपर हैंडओवर, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड, बट मैं उनके पेमेंट्स मेरे अकाउंट में नहीं ले रही हूँ, बिकॉज ये टर्न की प्रोजेक्ट है नहीं, मतलब मैं टर्न की प्रोजेक्ट नहीं लेती। तो ये ट्रांसपेरेंसी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं उनके जो सारे पेमेंट्स हैं, जो साइट पे कारपेंटर या कड़िया काम करने वाले हैं, अगर वो मेरे थ्रू जाएंगे, तो एक किसी के भी मन में आता है यार इसमें कमीशन बेसिस पे कुछ काम चल रहा है क्या। तो एक तो क्लाइंट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जितनी भी अमाउंट उन्होंने डिसाइड की है इन्वेस्ट करने के लिए, वो एग्जैक्टली कहाँ जा रही है। तो हम हमेशा ये भी कहते हैं कि इवन दो बिकॉज वी बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, हमें पता होता है कौन से वेंडर्स के पास क्या मटेरियल अच्छा मिलेगा, कौन से मार्केट में कौन से शॉप्स अच्छे हैं, बट उसमें ये भी होता है कि क्लाइंट को कभी ऐसा लगता है कि इसी शॉप में क्यों जाना है, मेरे पास दूसरा कोई शॉप है जिसमें बेटर मटेरियल मिल रहा है। तो हम हमेशा ये कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, स्वप्निल भी कहता है कि अगर आपके पहचान में कोई ऐसा शॉप है जिससे जहाँ पे यू फील कि आपको बेटर मटेरियल मिल रहा है, तो देन वी आर ऑलवेज ओपन टू बाय मटेरियल फ्रॉम दैट शॉप। ऐसा कुछ हमारा है नहीं कि इसी शॉप से लेना है, इसी बंदे से काम करा के लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट
एग्जीक्यूशन टीम के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दिस इज द फिनिशिंग दैट वी वांट। तो अगर आपके पास जो इंसान है, काम करने वाला कोई भी बंदा है, अगर वो ये इतना अचीव कर सकता है, अगर वो ये जो हमें लेवल चाहिए फिनिशिंग की, ये वो दे सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप इससे करा के लो या उससे करा के लो। तो ये ट्रांसपेरेंसी, आई फील आज के डेट में ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट बिल्कुल। हेल्प्स क्लाइंट्स टू टेक द डिसीजन की मोर देन आई थिंक आपका डिजाइनिंग कैसा है, आपने पहले क्या किया है। आई फील इफ दे फील इन दैट फर्स्ट मीटिंग दैट दे कैन ट्रस्ट यू विद देयर मनी, तो फिर वो प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा, इसमें एक चीज और, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोटेशन दे दो। अब हम क्या है कि हाँ, पूरा पूरा रिसर्च करके कहाँ पर क्या चीज आएगी, हमने कोटेशन देते हैं, फिर कोटेशन देने के बाद क्लाइंट आता ही नहीं है, मतलब वापस ही नहीं आता, वो भूत बन के गायब हो जाता है। तो घोस्टिंग। हाँ, गोस्टिंग। तो उसमें बेसिकली अब इस चीज को हम कैसे ट्रीट करें? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक बहुत सारे लोग अभी ये कर रहे हैं फेस। तो आजकल अभी ये हो गया है ना कि इससे एक डिजाइन ले लो, फिर दूसरे डिजाइनर के पास जाओ, फिर एक ले लो, बिकॉज ऑब्वियसली विद सोशल मीडिया, इवन दो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारा काम बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, बट इवन एज फॉर बायर्स, उनको इतने सारे डिजाइनर्स के साथ एक्सेस बहुत इजीली वो कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा आई थिंक ये होता है। व्हाट वी डू इज, एक जो मैंने कहा कि फर्स्ट मीटिंग में अगर आप क्लाइंट हो, मैं आपको मिलके मैंने आप समझ लिया कि आपको क्या क्या चाहिए, तो एट दैट पॉइंट मैं सारे मेजरमेंट्स नहीं लेने वाली हूँ। जो मेरा ऑफर लेटर होगा उसके लिए आपका जो सेल प्लान होगा या जो भी अग्रीमेंट पे प्लान होगा, या कई बार आपको ना वेबसाइट के ऊपर प्लान मिल जाता है किसी भी फ्लैट का, तो वो या तो कार्पेट एरिया आपको पता है, तो ऑफर लेटर में फर्स्ट मीटिंग के बाद मुझे क्या करना है, मैंने सबको समझने के बाद ऑफर लेटर में आपका नाम वगैरह सब एडिट करना है। उसमें मेरे पेमेंट स्टेजेस क्या होंगे, मेरे फीस क्या होंगे, वो सब मुझे डालना है। और आपका समझने के बाद मुझे A1 A2 A3 तीन ग्रेड के आपको ब्लॉक एस्टिमेट देना है। सी नाउ इन आर केस वी हैव ऑलरेडी मेड द फॉर्मेट, तो उसमें आप जीरो से कुछ नहीं करने वाले, उसमें आपको बेसिक कुछ चीजें ट्वीक करनी है। तो ये सारी चीजें हम एज पर्क्स हमारे कोर्सेज में हमने ऐड किए, बट आपको वो थोड़ा बैकएंड में काम करना है। उसके बाद यू शेयर दैट। नाउ जैसे आपने कहा ना कि अगर मैं डिटेल एस्टिमेट बनाने चाहूंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस स्टेज विदाउट द डिजाइन वो इम्पॉसिबल है। डिजाइन से पहले आप डिटेल एस्टिमेट बना ही नहीं सकते, तो आप ब्लॉक एस्टिमेट बना सकते हो। तो आपको उनको क्या करना है, आपका ऑफर लेटर देना है, तो यू आर टेलिंग देम कि ये सारे सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पूरे प्रोजेक्ट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्लस मेरे पेमेंट स्टेजेस क्या होंगे, मेरा पेमेंट किस तरीके से होगा, और अगर आपको ये प्रोजेक्ट करना है तो तीन इसमें हम कर सकते हैं, A1 A2 A3। नाउ ये आपने देने के बाद, उसके बाद तो उनको क्लैरिटी मिल गई। एट दिस पॉइंट इफ दे डिसाइड कि टू नॉट गो अहेड विथ यू, इफ नॉट टू नॉट प्रोसीड विथ यू, आपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके उसमें कुछ किया नहीं, आपने ना ही उसमें डिजाइन दिया है, ना ही उसमें आपने डिटेल एस्टिमेट दिया है। तो आई थिंक उतने के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड। पर और उसके बाद अगर प्रोसीड करना है, अगर उसके बाद वो कहते हैं कि अभी आप थोड़ा सा प्लान दे दो, ये तो आपने दे दिया, मैं थोड़ा प्लान दे दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, तो एट दिस पॉइंट यू शुड टेल देम कि ये हमने दे दिया है ना, बेस्ड ऑन दिस यू टेक अ कॉल कि आपको क्या करना है। सो इफ वी वांट टू प्रोसीड देन आई नीड अ कमिटमेंट रिटेनर एट दिस पॉइंट। तो 10% 15% जो आपके आई थिंक आप डिसाइड करते हो, तो उसके हिसाब से यू शुड आस्क फॉर फी, एंड वंस यू गेट दैट फी, दैट अमाउंट, उसके बाद यू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, देन यू टेक द मेजरमेंट्स, देन यू डू द प्लानिंग, फिर जो भी आपका काम करना है उसके बाद करो। तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि विदाउट गेटिंग द फर्स्ट स्टेज पेमेंट यू शुड नॉट डू ऑल ऑफ दैट वर्क, बिकॉज डिजाइन भी करने के लिए बैठना है आपको, कितनी मेहनत है उसमें, हर एक चीज के बारे में आपको सोचना है, वो एक एक इंच कहाँ से यूज करोगी, तो इट्स नॉट इजी। तो इसके लिए विदाउट गेटिंग द पेमेंट तो यू शुडंट डू ऑल दीज थिंग्स। एक हमारे क्लाइंट है, तो उन्होंने बोला कि आप प्लान बना दो। हाँ, तो मैंने कहा कि आप एडवांस कर दो। तो उन्होंने बोला कि हम भी होटल का काम है हमारा, तो हम तो विदाउट एडवांस ही कर देते हैं, मतलब बुकिंग कर देते हैं, जब बंदा आएगा रहेगा तब पैसे दे देगा, तो आप पहले रेडी कर दो, मैं आऊंगा देख के कर दूंगा। तो मैंने उनको ये बोला कि आप एक काम करो ना, अगर कोई आपने बुकिंग करी, ठीक है, आपने हाँ, भले ही उनसे एडवांस ले लिया, उस व्यक्ति ने मान लिया एंड मूवमेंट में मना कर दिया, ठीक है, तो अगले 5 मिनट में दूसरा क्लाइंट आएगा, वो कहेगा, तो आप उसे कर सकते हो, लेकिन हमने आपका प्लान बनाया, आपने मना कर दिया, तो वो तो प्लान हमारे लिए तो बेकार ही है ना, और हमने तो ऑलरेडी एफर्ट दे ही दिए हैं उसमें, और वो प्लान हाँ, हम किसी हाँ, और को भी नहीं दे सकते। तो मतलब इस तरीके से क्लाइंट जो है वो करते हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसमें ना अभी जैसे हमने ब्लॉक कोटेशन और डिटेल कोटेशन की बात की थी, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ब्लॉक कोटेशन दे दिया, ठीक है जी, फिर उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब डिटेल कोटेशन जैसे निकला, तो क्या उन दोनों में वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज
ब्लॉक उसका एस्टिमेट आपने जब दिया, हाँ, तो उस कंडीशन में जैसे क्लाइंट बोलेगा नहीं कि यार आपने तो ये दिया था और फिर बाद में ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, ये इतना डिफरेंस क्या है, तो फिर उस चीज को कैसे मैनेज करें? तो जैसे हमने ब्लॉक एस्टिमेट जिस स्टेज पे दिया ना, तो तब आप उनको 3 ग्रेड्स दे रहे हो और तब आपका डिजाइन फाइनल नहीं है। कहाँ पर कौन सा पैनलिंग आने वाला है, कौन सा मटेरियल लगने वाला है, उसका एरिया कितना है, कुछ भी फाइनल नहीं है। वो आपने स्टार्टिंग में दिया कि ये मटेरियल आप यूज करोगे तो पर स्क्वायर फीट अराउंड इतना होगा, कि समझो अगर आप A1 के इसमें कर रहे हो, फिर उसमें सिविल वर्क भी है सब कुछ, तो प्रोबेबली से 7,500 पर स्क्वायर फीट हो रहा है। अगर आप A2 कर रहे हो तो 6,500 हो रहा है। A3 कर रहे हो तो 4,500 हो रहा है। और अगर आप A4 और एक आपको लगता है आपने और एक ग्रेड उसमें डाल दी 3,500 के आसपास, तो ये एक अंदाजा है। जब उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा, आप मेजरमेंट्स प्रॉपरली लोगे, उसके बाद आप 2D लेआउट, जैसे आपको पता है हम ऑप्शंस देते हैं 2D लेआउट्स में सारे फर्नीचर्स बिठा के कि क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है। फिर बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, कि फंक्शनल होना चाहिए बट इट शुड बी मोर फंक्शनल देन विजुअली अपीलिंग, आई थिंक टू स्टार्ट विथ वो फंक्शनल होना चाहिए। तो उसके बाद क्लाइंट के साथ बैठ के भी फिगर आउट कि कौन सा लेआउट इज मेकिंग द मोस्ट सेंस टू एवरीवन। सो उसमें भी ऐसा होता है कि 2-3 लेआउट मिलके या 4-5 लोग मिलके जब डिस्कस करते हैं तो और अच्छे आइडियाज आते हैं। प्लान फाइनल किया, फिर आपने 3D बनाया, फिर 3D रिवाइज किया, फिर 3D के हिसाब से जब आप कोटेशन निकालोगे, एस्टिमेट निकालोगे, तो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्योंकि कई सारी चीजें 3D स्टेज तक ही चेंज हो जाती है, वो 3D के स्टेज में भी चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल। पहले वो कहेंगे मुझे ऐसा ही बेड चाहिए, फिर बाद में बोलेंगे कि सिंगल बेड नहीं चाहिए, वो सोफा कम बेड चाहिए, फिर बोलेंगे एक काम करते हैं ड्रॉप डाउन बेड डाल दो, फिर आपका वो हार्डवेयर का ही खर्चा कितना होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं डिटेल एस्टिमेट के स्टेज तक आने तक। सो ऑब्वियसली जब आप डिटेल एस्टिमेट निकालते हो तो ये तो होगा कि पहले से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि क्लाइंट का भी शायद ऐसे भी हो सकता है कि यार A1 फिर थोड़ा सा A2 जो हमने पहले डिस्कस किया, इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट बिकॉज डिटेल एस्टिमेट में सारी चीजें इतनी क्लियर है कि आपने पूरा एक एक आइटम उसमें दिया है, कि टीवी यूनिट भी है तो टीवी यूनिट को आपको आपने 3 चीजों में डिवाइड करके दे दिया कि पीछे का पैनल इतना, फिर लाइन ऑफ ड्रॉवर्स इतने, फिर यहाँ का पैनलिंग इतना हो रहा है। हर एक चीज को जो आप ब्रेक करके एंड विथ एरिया, इफ दे वांट दे कैन चेक इट देमसेल्फ कि एरिया कितना हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज एरिया बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड। तो उसमें कुछ भी एम्बिग्विटी नहीं है कि ऐसा क्यों है। लमसम वाली चीजें बहुत कम है उसमें। बिल्कुल। तो इसके लिए विद दैट मच क्लैरिटी आई थिंक फिर बाद में ये कोई क्वेश्चन नहीं करता कि उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट क्यों हो गए, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग ना, उन्होंने उतना विटनेस किया ही है कि इतने सारे चेंजेस हुए हैं। तो वो बहुत कम होता है उसके बाद। अभी तो तुम देखो डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बात करूं, तो अगर कोई भी यस, डिजाइनर अगर मान लिया क्लाइंट को कोटेशन दे रहा है, तो क्लाइंट को किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए उस कोटेशन को देखते हुए? ओके, फ्रॉम क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक बहुत बार ना डिजाइनर से मतलब हमसे ही ऐसे हो जाता है कि कुछ कुछ चीजें उसमें से छूट जाती है। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ क्लाइंट मुझे ये देखना है कि सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है क्या। जैसे कि बेसिक अगर हम बोलेंगे तो घर का सब कुछ इंक्लूडेड होता है। बहुत बहुत बार ना एंट्रेंस डोर के साइड में जो पैनलिंग वगैरह लोग करते हैं वो छूट जाता है, मॉस्किटो नेट्स छूट जाते हैं, या अगर ग्रिल वर्क है तो उसका पेंटिंग छूट जाता है। बहुत बार जो डेब्रिस डिस्पोजल होता है, आपने इतना सिविल वर्क किया, वो सारा डेब्रिस डिस्पोज करने के पैसे, हम्म। वो ट्रक के पैसे, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होते। अगर आपके यहाँ पर मटेरियल लिफ्ट अलाउड नहीं है तो पर फ्लोर वो मटेरियल चढ़ाने के पैसे। तो ये कुछ कुछ चीजें है ना जो छूट जाती है उसमें से। तो हम्म। एज अ क्लाइंट आई हैव टू जस्ट मेक श्योर कि कोई आइटम उसमें से छूटा नहीं है। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग कि आपका जो आपका स्कोप ऑफ वर्क है। आई थिंक एज अ क्लाइंट वन मोर थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज कि हम हमेशा क्या करते हैं कि जब क्लाइंट को हैंडओवर होने के बाद, प्रोजेक्ट हैंडओवर करने के बाद, हम ना लॉक मेन डोर का चेंज कर देते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। क्योंकि जब साइट पे काम चल रहा है इतने सारे लोगों के पास घर की चाबी होती है, आपके टीम के 3 लोग होंगे, मैनेजमेंट वाला कोई होगा, तो इतने लोगों के हाथ में चाबी यहाँ से बाहर जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि क्लाइंट को आप प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हो उसके पहले आप वो लॉक चेंज कर दो या लॉक का बैरल चेंज कर दो। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू एज अ डिजाइनर, यू शुड डू एंड एज अ क्लाइंट यू शुड डिमांड दिस हम्म। कि इतने लोगों ने ये किया है, तो एंड में दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डिमांड। ये इतना तो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। अभी 5 मिनट्स हम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके क्वेश्चंस क्या है वो थोड़ा सा पिक कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हाँ, फिर मैं हम स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा या आपका एंगेजमेंट बनी रहे। तो आप लोगों के अगर कोटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अच्छा, एक आई थिंक आई कैन सी अ गुड क्वेश्चन, शुड वी टेक सम टोकन फॉर बेसिक एस्टिमेट। एक आप ये भी कर सकते हैं। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द साइट ऑल्सो। अगर
लोकेशन आपके पास में है एंड इफ यू फील विदाउट गोइंग लाइक आउट ऑफ योर वे आप साइट पे जाके आ सकते हो बहुत ज्यादा आपके पास इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप एट दिस मोमेंट कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो आपको एक्सपीरियंस कितना है बहुत सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है बट वी हैव डन दिस फॉर फ्यू प्रोजेक्ट्स जब हमने फर्स्ट विजिट के लिए वी चार्ज उसके ये भी सी नाउ वी आर एट अ पॉइंट वेयर वी हैव बीन वर्किंग फॉर 16 प्लस इयर्स हमारे पास ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द वर्क दैट वी हैव पुट इन फॉर सो मेनी इयर्स हमारे पास at this point we are like really grateful that we are in a stage where we can choose the project एक पॉइंट ऐसे होती है जब we have to wait for the projects but with years of hard work you will finally get into a phase where you have the flexibility of choosing the projects तो डिपेंड करता है तब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा आपको दूर जाना है या यू आर नॉट श्योर कि प्रोजेक्ट बाद में एक आपको एक थोड़ा अंदाजा भी आ जाता है कि मटेरियलाइज होगा कि नहीं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यू कैन डेफिनेटली टेल देम दैट फॉर द फर्स्ट विजिट वी विल चार्ज से 7,000 और 9,000 एंड इन दैट अमाउंट इफ यू फील लाइक कि अगर आप जा रहे हो तो आप मेजरमेंट्स भी लेके आओगे तो आई थिंक एज अ डिजाइनर यू कैन डिसाइड इफ यू फील लाइक यू वांट टू गिव देम जस्ट द मेजरमेंट लेके आओ कैड प्लान उनको दे दो उसके बाद बिकॉज यू आर चार्जिंग द एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो भी आप डिसाइड करोगे 7,000 10,000 बट इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली डू दैट एक और चीज मैं कर सकता हूँ जो मैं जनरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था और मेरे को किसी अच्छे व्यक्ति ने बताया था उन्होंने कहा था कि जब आपके पास जैसे आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो ना और आपको पता है कि आपके पास दिन में मान लिया 10 लीड आ रही है आपको पता है कि उनमें से फिल्टर कैसे करोगे आपकी 2 या 3 जो आपके काम की है तो आप उन्हें ऐसे बोल सकते हो कि हम आपके साइट विजिट कर लेंगे और आपको एक नॉर्मल सी कोटेशन भी दे देंगे इसका ना इतना अमाउंट लगेगा और वो ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट आपका वेस्ट जाएगा जब आप हमसे काम करवाओगे तो वो अमाउंट जो है वो आपका जो भी आपका फाइनल अमाउंट होगा उसके लास्ट में जो भी अमाउंट आप पे करेंगे उसमें लेस हो जाएगा तो उससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि क्लाइंट जो है वो इतना सीरियस है कि नहीं है फिर वो खाली मजाक कर रहा है आपको बुलाने के लिए और आपसे नॉलेज लेगा फिर आपको छोड़ देगा तो अगर जेन्युइनली सीरियस है तो आपको बुलाएगा और नहीं है तो वो आपको मना कर देगा और आप वहां पे बच भी जाओगे आई थिंक दैट वे इट मेक सेंस कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कितना सीरियस है क्योंकि इसमें दोनों पार्टी का सीरियसनेस समझता है मतलब कोई अगर आपको चार्ज करे और आके सब करने वाला है देन यू नो कि इस बंदे ने इतना चार्ज किया और ये बाद में इतनी सारी सर्विसेज देने भी वाला है जैसे आपने बोला कोटेशन देंगे ये देंगे वो देंगे एंड क्लाइंट आपको भी पता है कि एज अ क्लाइंट इफ द क्लाइंट इज विलिंग टू पे दैट मच देन ऑब्वियसली द क्लाइंट इज सीरियस अबाउट इट अदरवाइज कोई उसमें इतना इन्वेस्ट नहीं करेगा इफ दैट पर्सन इज नॉट सीरियस shouldn't we give a thumb rule estimate to a client instead of making a detailed BOQ ब्लॉक एस्टिमेट इज लाइक थंब रूल एस्टिमेट वही है ब्लॉक एस्टिमेट की जो 3 A1 A2 A3 ग्रेड्स के बारे में हमने बात की जो हम देते हैं वो इट इज लाइक दैट ओनली यू हैव द फॉर्मेट रेडी यू जस्ट हैव टू थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको एडिट करना है थोड़ा साइट के हिसाब से एंड देन यू हैव टू गिव इट एंड ऑल्सो एक चीज है जिसके बारे में आई थिंक वी डिडंट डिस्कस कि ऑफर लेटर में जो एक आई थिंक बहुत देखा होगा कि कुछ लोग चार्ज करते हैं ऑन परसेंटेज 10% या 12% और टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज आई थिंक द जनरल नॉर्म तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया ओवर द इयर्स कि जब आप परसेंट पे चार्ज करते हो क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ना बहुत वेरी होती रहती है एंड तक तो फिक्स नहीं होती बेस्ड ऑन एवरी डिसीजन दैट यू विल टेक स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो जाएगा तो प्रोजेक्ट कॉस्ट विल कीप ऑन वेरी फिर आपके जो फीस भी है ना वो एंड तक चेंज होते रहते हैं ना इसमें क्लाइंट भी कंफर्टेबल नहीं होता कि उसको भी पता नहीं होता स्टार्टिंग से कि आपके फीस एग्जैक्टली कितने होने वाले आपको भी पता नहीं होता एंड तक तो एक इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप स्टार्टिंग में एक अपने अमाउंट निकालें फिर उसको लमसम कर दें बट लमसम में कई बार ये भी होता है कि स्कोप ऑफ वर्क बाद में अगर पहले थोड़ा सा एरिया करना था और बाद में अगर वो बढ़ गया तो आपको वैसे सारे क्लॉजेस डालने पड़ेंगे आप वो कर सकते हैं अगर परसेंट पे फ्लक्चुएटिंग आपने एंड तक रखा तो कई बार ऐसे भी होता है कि फॉर एवरी एक्सपेंसिव मटेरियल दैट द क्लाइंट विल बाय और फॉर एवरी एक्सपेंसिव डिसीजन बेसिकली आपके फीस बढ़ते रहते हैं तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि अगर आपको जेन्युइनली कुछ डिजाइन डिसीजंस लेने हैं कि इसके जगह पे ये मटेरियल अच्छा लगेगा बट इफ दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट देन टू जस्टिफाई दैट डिसीजन इफ द क्लाइंट डजंट बिलीव इन यू तो मुश्किल हो जाता है सो व्हाट वी बीन डूइंग इज हम कार्पेट एरिया पे चार्ज करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट के स्टार्ट से पता है कि कार्पेट एरिया कितना है क्लाइंट को भी पता है आपको पता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप जो भी डिसीजंस लोगे जो भी करोगे कार्पेट एरिया सेम रहेगा सो व्हाट वी डू इज वी चार्ज ऑन कार्पेट एरिया तो आपके ऑफर लेटर में ही क्लाइंट को पता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट A1 A2 A3 A4 कुछ भी होगी तो भी आपके फीस इतने ही रहने वाले आई थिंक मैंने एक बार जब नागपुर में काम किया तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे सॉल्यूशन बताया था तो उन्होंने मेरे को बताया था कि मैंने उनसे पूछा तो हमारे तो स्क्वायर फीट का प्राइस चलता है और महाराष्ट्र में आई थिंक परसेंटेज का हिसाब किताब चलता है कि वो तो मैंने उनको ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया वो कितने का प्लाई ला रहा है कितने का मटेरियल ला रहा है तो
वो आप कैसे डिसाइड करते हो? मान लिया ज्यादा का मान लिया, उनने बिल में कम बनवा दिया, तो हमसे परसेंटेज में तो आपका भी कम हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि क्लाइंट, हमें क्लाइंट से मतलब नहीं है, वो चाहे 100 रुपीज स्क्वायर फीट की प्लाई लाए, चाहे 150 रुपीज स्क्वायर फीट की लाए, हमारी तो यह है कि इस काम में जो है लगभग इतना खर्चा आएगा। मान लिया फॉर एग्जाम्पल इस रूम में बनाने में वुडन का खर्चा जो है मान लिया 5 लाख का आएगा, है ना। तो अब उसमें यह है कि अब चाहे क्लाइंट चाहे 7 लाख के लाए चाहे 3 लाख के लाए, उनको उससे मतलब नहीं है। उनके साथ अच्छा, 5 लेंगे तो उसका वो 30% लेंगे, यानी 1.5 लाख जो है उसका लेंगे। तो उन्होंने मेरे को हाँ ये इसका बताया था, इस तरीके से सॉल्यूशन जो उन्होंने बताया था, इस हाँ तरीके से कर सकते, ये मतलब एक बार को इस तरीके से देखा जा सकता है। या ओके, तो अभी क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर जब पूरे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम ऑडियंस के भी क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है जी। तो राइट। इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोटेशन दे दिया, अब उसमें क्या होता है कि आपको पता है जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें, आजकल तो इतना सारी चीजें हो गई कि जिसमें जो प्राइसिंग है वो ऊपर नीचे होती रहती है। अब जैसे आपको पता है कि जैसे मतलब पेंट है, अब पेंट की प्राइसिंग जो है आपका पेट्रोल की प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल की सॉरी पेंट की जो प्राइसिंग है ऊपर नीचे हो गई। इस तरीके की मल्टीपल फैक्टर्स है। तो उस चीज को जो हम अगर हम टैकल करें तो वो कैसे करें, मतलब कोटेशन किस तरीके से बनाए कि इस चीज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना आए और क्लाइंट को भी वो चीज ज्यादा ना लगे। आई फील ये एक जैसा एक मटेरियल के रेट का एग्जांपल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने पहले कहा कि डिजाइन डिसीजंस होते हैं कुछ। क्लाइंट डिसाइड्स टू बाय, अगर आपने 1500 का लैमिनेट आपके दिमाग में आपने सोचा होगा 1500 का लैमिनेट पकड़ के, क्लाइंट डिसाइड्स टू बाय 2200 का या 2800 का लैमिनेट। तो बहुत सारे डिसीजंस भी होते हैं, कुछ डिलेज भी होते हैं कि जैसे मटेरियल के लिए वो टेम्पो का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, जो भी है। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, या जैसे मैंने इनिशियली बोला कि फ्लोरिंग का लेवल ऊपर नीचे है तो आपको फ्लोरिंग करना पड़ा, कुछ एक्स्ट्रा वाटर प्रूफिंग करना पड़ा। तो ये सारे जो कुछ कुछ सरप्राइजेस या शॉक्स होते हैं जो बीच में लगते हैं, तो उसको एक कुशनिंग करने के लिए व्हाट वी डू इज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर एक 10% कंटिजेंसी हम ऐड करते हैं। तो ओके। उससे ये होता है कि वो उतना बफर स्टार्टिंग से पकड़ के ही चलो, और तो आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ गई। उस पे आपने 10% कंटिजेंसी लगा लिया, फिर आपकी जो कॉस्ट आती है दैट इज द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। लेकिन ये चीज क्लाइंट को मतलब एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाता है कि वो कहेगा कि यार ये क्यों इतना बढ़ रहा है, वो जिस इनिशियल फेज में। हालांकि वो बात अलग है कि हमने एक बार में दे दिया है तो उनको चुभ रहा है वो चीज, लेकिन ये है कि वो खुद खुद से अगर काम करवाते हैं तो वो धीरे धीरे पैसे जाते हैं ना, तो वो उनको इतना पता नहीं लगता, और अपने हाथ से आते तो उनको लगता है कि चलो ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ना किसी और जो कोई और पोजीशन दे रहा है, तो उस चीज को कैसे मैनेज करें क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? हम हमेशा क्या करते हैं ना कि उनको कंटिजेंसीज एक्सप्लेन करते हैं कि चलो ये तो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, फिर कंटिजेंसीज क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा ये वेरियस फैक्टर्स है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू डू इज इन योर माइंड बी प्रिपेयर्ड कि अमाउंट इतनी भी हो सकती है। बेस्ट सिनेरियो ये है, आइडियल सिनेरियो, कि हम जैसे डिसाइड किया था वैसे करेंगे, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, ज्यादा खर्चा नहीं होगा, एंड यू सेव ऑन द कंटिजेंसी अमाउंट। तो ये भी एक सिनेरियो है हाइपोथेटिकल, बट ये बहुत मुश्किल से होता है। सो वी टेल देम अगर ये सेव हुआ तो हुआ, बट यू माइट टेक लॉट ऑफ डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लाइंट को ही बहुत बार ऐसा लगता है कि खर्चा करते हैं तो अभी ये काम कर रहे हैं ना, तो अभी ये भी करके लेते हैं। पहले सोचा रहता है कि यार ये बालकनी को टच नहीं करेंगे, फिर लगता है अरे इतना कर ही रहे हो, फिर वापस इतना काम नहीं निकालेंगे, फिर इतना धूल नहीं होगा, तो बेटर थोड़ा सा एरिया ये कर लो। तो ये बहुत, ये मतलब ये रियल एग्जांपल्स है कि अब हमारे भी घर में अभी हम कुछ काम करेंगे तो ऐसा लगता है कि यार लगे हाथ तो ये भी कर लो, ये वापस कोई काम निकालेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, क्लाइंट के ही होते हैं। एंड ये आपको जस्टिफाई करना इजी हो जाएगा जब आप क्लाइंट कॉस्ट का एक अलग से सेक्शन बनाओगे, जिसमें क्लाइंट की सिलेक्शन की सारी चीजें, फिर वो वॉलपेपर हो, फैंसी लाइट्स हो, शैंडलियर्स हो, और उसमें आपका रॉ मटेरियल सब कुछ अलग है। तो फिर उनको पता है कि अगर ये अमाउंट बढ़ी भी तो क्लाइंट कॉस्ट की भी आपके पास फिगर है, और एक्चुअल बाद में जो फिगर होगी, जो खर्चा होगा, वो भी अगर आप कंपेयर करोगे तो क्लाइंट को भी पता चलता है कि यार ये तो कॉस्ट मेरे डिसीजन की वजह से बढ़ गई। बट उसके लिए ये जरूरी है कि जब आप एस्टिमेट बनाते हो ना, तो उसको बार बार रिविजिट करना क्लाइंट के साथ। आई थिंक एक वीकली या 2 वीक में एक बार बैठ के डिस्कस करना कि 2 हफ्तों में जितना या 1 हफ्तों में जो भी हुआ है। एक तो आप डेली अपडेट करो तो बेस्ट है, अगर डेली पॉसिबल नहीं है, आप केस में कर रहे हो शायद, तो उसको उसमें डालना। तो ये नेसेसरी है कि एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कि आपकी जो शीट होगी एस्टिमेट की, डिटेल एस्टिमेट की, वो एक्चुअल साइट पे जितना खर्चा हुआ है उसके साथ वो सिंक में रहनी चाहिए। तो बार बार आप विजिट करोगे तो आपको समझेगा कि कंटिजेंसीज का फैक्टर कम कम होते जाएगा। अगर स्टार्टिंग में 1 लाख की वो अमाउंट थी और आपने ऐसे कोई डिसीजन ले लिया, तो आपको दिखेगा अरे एक के 80 हो गए, अभी 70 हो गए, अभी 60 हो गए। तो उसके बाद आपको पता है कि अभी 50 का ही बफर है, तो अभी कुछ डिसीजन लेने में देन द क्लाइंट नोज कि यार अभी 50 का बफर है, अभी ये सोफा अभी इससे ज्यादा महंगा ले लिया तो अमाउंट कम हो जाएगा।
हम्म तो वो इसके लिए एक मतलब हमें हमेशा ऐसा लगता है, मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था फॉर टर्न की जो प्रोजेक्ट लेता है ना, तो वो ऐसे क्लाइंट को बोलते हैं कि दीज आर द थ्री ऑप्शंस। तो मुझे ऐसा लगता है, तो हमेशा लगता था कि फ्रॉम क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव आई वुड फील लाइक दैट आई डोंट हैव अ चॉइस, बिकॉज दिस पर्सन इज टेलिंग मी इधर ए बी और सी, तो आई कांट सी एनीथिंग एल्स। बट ये थोड़ा सा ना, क्योंकि वो हमेशा बोलते रहते हैं, लाइक आई हैव वर्क विद फ्यू पीपल हु वुड टेक टर्न की प्रोजेक्ट, तो फिर ऐसा होता है कि वो सिलेक्शन में भी जाते हैं तो क्लाइंट को बोलते हैं कि देखो आपको हैंडल सिलेक्ट करना है, इस प्राइस रेंज का ही करना है, अगर आप इसे महंगा करोगे तो ये उनको बोलना ही पड़ता है, अदरवाइज अगर आपने कुछ बोला ही नहीं तो फिर वो खर्चा किधर का किधर चला जाएगा। हम्म तो व्हेन यू पुट इट इन क्लाइंट कॉस्ट, यू टेल देम कि दिस डिसीजन इज गोइंग टू इम्पैक्ट द टोटल एस्टिमेट का अमाउंट, हम्म तो वो इतना हार्श नहीं है, इतने के इसमें बिठाना है, बिकॉज अल्टीमेटली वो टर्न की प्रोजेक्ट है नहीं, वो ही मैनेज कर रहे हैं, वो ही हैंडल करेंगे, द पावर इज स्टिल विद द क्लाइंट। बट उनको उतना पता है कि हर एक डिसीजन छोटा छोटा भी वो एक बकेट को पूरा कर देंगे, उसको खाली कर रहा है। नहीं, इसमें इसमें ऐसा भी तो मतलब अगर क्लाइंट ऐसे बोले कि यार मेरे को ना ये चीज बहुत पसंद आ रही है, हम्म। तो मैं ये इसकी जगह पे ये कर लेता हूँ, अब आप मुझे ये रिकमेंड कर दो कि अब ये जो मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रही है इस कॉस्ट को मैं कहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ, तो ऐसा तो इतना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो थोड़ी बहुत हो जाती होगी इस तरीके से। फिर तो मतलब दैट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द कंटिजेंसी ना, वही हम्म पूछ रहे हो ना। नहीं, हाँ मतलब बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हैंडल लेने का है, आपने कहा कि 250 रुपए तक का हैंडल लेना है, क्लाइंट कह रहे हम्म। हैं नहीं यार मेरे को ना 1000 रुपए वाला हैंडल पसंद आ रहा है, तो मैं ये ले लेता हूँ, ये जो 750 रुपए का जो हिसाब किताब है ना, अब ये बताओ कि अब जो अपकमिंग जो वर्क है इसमें हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब और चीजों में हम अगर कंट्रोल हाँ करें कॉस्टिंग तो। हाँ। सो ये भी एक है कि अगर आपको पता है, अगर आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, आपको ये अवेयरनेस है कि भाई एक डिसीजन के पीछे 750 रुपए हम ओवरबोर्ड जा चुके हैं, फिर हम्म ऑब्वियसली बाद में आपके पास जो फंड्स है उसको आपको वाइजली यूज करना है, तो फिर कुछ डिसीजन आप चेंज भी कर सकते हो, जहां पर अगर आपने वीनियर पकड़ा है, मतलब हम्म ऐसे नहीं होगा हैंडल के बाद वीनियर का डिसीजन आएगा नहीं, तो दैट वे क्रोनोलॉजिकली द एग्जांपल डजंट मेक एनी सेंस। बट एक एग्जांपल ऐसे ही अगर आप सोचो कि फिर आप मटेरियल चूज करते वक्त अगर इसके जगह पे ये करो क्या, जैसे हम्म आपको प्लाई पे लैमिनेट लगाना है, प्लाई पे वीनियर लगाना है, उसकी जगह पे लैमिनेट आप लगा के सेम लुक मिलेगा क्या, अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप पेंट करोगे क्या, एमडीएफ लगाओगे पेंट करोगे क्या, या तो आप पीओपी शीट लगा दो और उसको पेंट करो और उसमें ग्रूव्स निकालो, मतलब एक सरफेस में वो लुक आने के लिए आप काफी सारे डिफरेंट मटेरियल्स यूज कर सकते हैं टू गेट द सेम लुक। हम्म तो इसमें ना ये मतलब इवन आई हैव लर्न दिस बाय वर्किंग विद सो मेनी पीपल ऑन साइट, मतलब हमारे साथ जो कारपेंटर्स और ये काम करते हैं, ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो मतलब जितना मैं हमेशा कहती हूँ जितना मेरा तो एज है उतना उनका एक्सपीरियंस है काम करने का। तो बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है कि साइट पे मैं उनको पूछती हूँ कि चलो ये हमें अचीव करना है, तो आप बताओ कि ये कैसे अचीव किया जा सकता है, तो फिर वो ऑप्शन देगी कि मैम ये भी कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सी आई हैव लॉट ऑफ रेफरेंसेस, मुझे चाहिए कि ये दरवाजा ऐसा दिखना चाहिए, ये डिटेल ऐसा दिखना चाहिए, बट शायद मेरे पास वो नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे बनाएंगे फिर वो ऐसा दिखेगा। तो देन आई आस्क दैट पर्सन, आई शो हिम द पिक्चर कारपेंटर को कि मुझे ये चाहिए, ये कैसे बना सकते हैं, तो फिर वो तीन आइडियाज देंगे कि मैम ये और ये भी कर सकते हैं, या ये और ये भी कर सकते हैं, पर अपने पास ये मटेरियल पड़ा हुआ है तो हम्म उसमें भी कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हो कि आपने सोचा भी नहीं होता, उनको पता होता है अपने पास कितना मटेरियल पड़ा है, उससे हो सकता है क्या, थोड़ा सा ये भी पड़ा है, थोड़ा सा वो भी पड़ा है। और बहुत बार हमारे साइट पे हम क्या करते हैं ना, सैंपल बनवा के लेते हैं उनसे कि ये हमें करना है यहाँ पर हम्म 1:1 में, बट इसका छोटा सा एक सैंपल बना के दिखाओ कि फिनिश कैसे दिख रहा है, जैसे हम पेंट के सैंपल बनाते हैं, पॉलिश के सैंपल बनाते हैं, तो इट इज गुड फॉर यू, इट इज गुड फॉर द क्लाइंट टू गेट एन आइडिया कि एक्चुअल पूरा मटेरियल लेके लगाने से पहले ये कैसा मिनिएचर में थोड़ा अंदाजा आ जाता है आपको। और इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का मान लिया बजट मान लिया अगर कम है फॉर एग्जाम्पल, तो हम्म। उनको कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब बिल्कुल टच ही नहीं करनी चाहिए, मतलब अगर बजट कम है तो। क्लाइंट का बजट कम है, एक तो विद माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट सिविल वर्क में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और सिविल वर्क में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एंड टाइम इज मनी, सो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा तो आपका खर्चा ज्यादा होने ही वाला है। सो अगर सिर्फ उसका लुक डिफरेंट चाहिए, अगर टाइल की कंडीशन अच्छी है, पहले वाले टाइल की कंडीशन अच्छी है, तो सिर्फ लुक डिफरेंट चाहिए, इसके लिए चेंज करने मत जाओ, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत छोटा भी 1 बाय 1 का टाइल है, अगर आपको चेंज करना है तो फिर पूरा इंटीरियर करने के बाद भी वो विद 1 बाय 1 टाइल इट्स नॉट गोना लुक गुड। तो या तो फिर बट उसके जगह पे अगर आप दूसरा कुछ कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल बेडरूम, जी आपने लिविंग रूम में चेंज कर लिया, चलो फ्लोरिंग अच्छा नहीं, आपने लिविंग रूम में चेंज कर लिया, बट पूरे घर का करना जरूरी है क्या, या बेडरूम में आप उसके ऊपर कुछ विनाइल डाल सकते हो या पीवीसी एसपीसी फ्लोरिंग डाल सकते हो। सो आई थिंक ये कुछ डिसीजन आप ले सकते हो। फिर और क्या कर सकते हो, आई थिंक वॉशरूम के काम में वगैरह बहुत
क्योंकि प्लम्बिंग वगैरह वो निकलता है, वाटर प्रूफिंग, तो वो थोड़ा खर्चा होता है। बट कुछ चीजें ऐसे भी होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि नॉन निगोशिएबल है, अगर बजट कम है तो हम कहते हैं कि यार ये तो करा ही लो, क्योंकि ये बाद में नहीं कर सकते। सोफा बाद में खरीद लेना, कुर्सी बाद में खरीद ले, क्योंकि ये लूज आइटम है, आपको लाके रखनी है। कि अगर फॉल सीलिंग नहीं करना है, बहुत लोग पूछते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि उसमें कॉस्ट बचा सकते हैं क्या? तो हम हमेशा कहते हैं कि कर सकते हो, बट अगेन आपका फ्लैट सीलिंग है और अगर आपको उसमें लाइट मारना है, तो उसमें जो भी लेयर है जो बिल्डर के स्लैब के फिनिश के ऊपर है, वो लाइट मारने के बाद दिखेगी, तो आपको जीरो सीलिंग करना पड़ेगा। बट टोटल फॉल सीलिंग का खर्चा आप बचा सकते हो। एक किसी पार्ट में आप इंडायरेक्ट लाइट दे दो, आप पेलमेट दे दो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। या सिंपल थिंग लाइक फिनिशिंग मटेरियल, आप विनियर वगैरह के लिए मत जाओ, बेसिक लैमिनेट चूज करो। या पूरे घर के लिए हम कहते हैं कि हर एक रूम में अलग अलग लैमिनेट करोगे तो वेस्टेज भी ज्यादा होता है। सो प्रोबेबली जस्ट स्टिक टू 2-3 लैमिनेट्स फॉर थ्रू आउट द हाउस, यूज द सेम लैमिनेट्स। आपकी फर्निशिंग्स में कलर चेंज कर दो, तो उससे एक थोड़ा लुक भी कोहेसिव होता है, आपका खर्चा कम होता है, वो कर सकते हो। किचन में आई थिंक क्वार्ट्स का वगैरह खर्चा बहुत ज्यादा होता है, उसके जगह पे आप ग्रेनाइट लगा लो। बट ये अभी ना, बिकॉज अभी पीपल लाइक क्वार्ट्स अ लॉट, पीपल लाइक एक्रेलिक, फुल ग्लॉस, हाई ग्लॉस एक्रेलिक किचन उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक लुक बेस्ड में डिसीजन होता है। एंड आई थिंक इंडिया में ऐसा होता है ना कि पूरे घर का इंटीरियर लोग करे ना करे, बट किचन तो उनको करके चाहिए। ऐसा वो किचन इज एवरीवन्स प्रायोरिटी, तो फिर वो किचन फंक्शनली भी प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, बट दिखने में भी लोगों को ऐसा रहता है कि मुझे ये चाहिए। तो आई फील, आई हैव एक्सपीरियंस कि लॉट ऑफ पीपल विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द किचन, वो बाकी घर में करेंगे बट किचन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीरियर डिजाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केट में देखो इतना सारा कंपटीशन है, ठीक है, तो उस कंपटीशन के चलते अपना जो कोटेशन है उसको यूनिक कैसे बनाए? अगेन आई फील कि उसमें जो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, क्वालिटी उसमें मेंटेन रखना एंड ट्रांसपेरेंसी रखना। आई फील बीइंग ट्रांसपेरेंट इज द ओनली वे टू, क्या कहेंगे उसको, कि टू डेवलप दैट ट्रस्ट एंड ऑल्सो टू मेक श्योर दैट आपको अच्छा अच्छा काम मिलेगा। और आपको सी अगेन विद सोशल मीडिया आपको वैसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, बट वर्ड ऑफ माउथ का जो ये होता है ना, उससे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से आपको और अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोटेशन बना रहे हैं, तो उसको एक एरर फ्री कोटेशन हम कैसे बना सकते हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, लेकिन साथ में एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि जो मेरे को लगता है कि हम जैसे बिल्कुल एरर फ्री तो हम नहीं बना सकते, कुछ चीजें ऐसी होती है हम बनाते हैं, टाइम के साथ साथ हमें पता चलता है अच्छा ये, फिर हम उस चीज को रिवाइज करते करते वो एक प्रोसेस का पार्ट है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी आपकी केस पे राय, आप बताइए। हाँ, आपने ही बराबर उसका जवाब दे दिया है। बट वैसे ही है, क्योंकि एक तो ये है कि विद डिफरेंट प्रोजेक्ट द चैलेंजेस विल बी डिफरेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितने भी साल से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कितने भी साल से इस फील्ड में काम कर रहे हो। अगर आज आप 1000 स्क्वायर फीट की जगह डिजाइन कर रहे हो, कल आप 5000 7000 स्क्वायर फीट की जगह डिजाइन करोगे, चैलेंजेस डिफरेंट होंगे। और जैसे नए नए डिफरेंट मटेरियल्स आ रहे हैं, नए नए डिफरेंट लाइट के फिक्सचर्स आएंगे, तो आप वो लगाने जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस तभी आप फेस करोगे विद न्यू मटेरियल्स। ऑब्वियसली देयर विल बी न्यू चैलेंजेस एंड ये एक्सपेक्ट करना खुद से कि खुद को सब कुछ पता होगा और इसके लिए आप जो बनाओगे वो परफेक्ट होगा, आई थिंक ये खुद से भी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। एंड जब आप ये सब डालते हो ना, डिटेल एस्टिमेट में सारी चीजें, सारे फैक्टर्स डालते हो, उसके बाद क्लाइंट देखता है कि यार इसने इतना सब कुछ डाला है, उसके बाद इफ देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए, अगेन दीज आर नॉट द थिंग्स जो आपने डाली नहीं है, आपने मिस आउट नहीं हुए, वो आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए, जो पता ही नहीं है कि फॉल सीलिंग निकाला नहीं तब तक पता ही नहीं ऊपर क्या है सीलिंग स्लैब में। तो ये सारी चीजें, तो फिर वो सारी चीजें डालने के बाद भी आई थिंक क्लाइंट्स उतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो फिर उस चीज को हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक एरर हो गया अपने साइड से। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू विल डिस्कवर व्हाइल यू आर इन द प्रोसेस। तो वैसे आप नहीं पकड़ सकते कि वो 100% एक एरर फ्री चीज होगी। तो इसके लिए आई फील क्लाइंट शुड आल्सो नॉट होल्ड ऑन टू दैट अमाउंट, बिकॉज आपको पता है, आप देख रहे हो सारे चेंजेस क्या हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है। लेकिन कुछ बार अपनी कुछ चीजें हमने अगर मिस कर दी फॉर एग्जाम्पल, तो क्लाइंट कहता हमें तो लगा था ये आपके ही स्कोप में होगा, तो फिर वहां पर थोड़ा सा बंदा फिर वो फंस जाता है। तो इसलिए कि सारी चीजें, मुझे लगता है कि सारी कोटेशन देंगे, लास्ट में एक लाइन आप ऐड कर दो कि जो चीजें लिखी हैं वही चीजें होंगी, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो चार्जेबल है ना। तो फिर वो सोचेगा क्लाइंट की आपकी कौन कौन सी चीजें जो रह रखी है। और मुझे लगता है कि वो हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ भी है, मेरे को लगता है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बंदे क्या होता है कि जो अनएक्सपीरियंस होता है काम ले लेते हैं, उनको लगता है कि यार इतने लाख का प्रोजेक्ट मिल रहा है, जब काम करते हैं तो उनको लगता है कि यार मेहनत भी कर दी और उल्टा अपनी जेब से पैसे देने पड़ेगा इसमें। ये जो आप बोल रहे हो ना कि आई थिंक नॉट जस्ट कि एज अ डिजाइनर आपसे कोई चीज डालना भूल जाओ आप, तो उसके लिए आपको लिखनी चाहिए, बट आई थिंक ये आपने जो बोला, जैसे मैंने बोला कि कुछ डिस्कवर आप करोगे,
जिसकी कहीं पे फॉल सीलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ वाटर प्रूफिंग करना है, ये ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग दैट यू मिस्ड आउट पुटिंग इट इन द एस्टिमेट, बट दिस इज समथिंग दैट इज साइड पे रियलिटी है। बट अगर ऐसा कोई क्लाइंट है, आई एम अज्यूमिंग व्हेन आई से दैट द क्लाइंट इज अंडरस्टैंडिंग इनफ कि वो बोलेंगे अच्छा ये काम है तो ऑब्वियसली हमें खर्चा करना पड़ेगा, बट देयर माइट बी समवन हु माइट फील कि यार आपको पता चला तो आपको ये मैनेज करना है, आई एम नॉट गोइंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे कि आई एम नॉट गोना पे फॉर दिस बट यू हैव टू मैनेज इट। ऑब्वियसली एज अ डिजाइनर और एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप कैसे करोगे, उसमें खर्चा तो आएगा ही उस चीज को रेक्टिफाई करने में। तो इसके लिए आई थिंक टू हैव दैट काइंड ऑफ नोट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि इंडिया में मेरे को जो पर्सनल लगता थोड़ी सी आदत है, उनको लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई बंदा होटल में भी जाता है ना, मान लिया उन्होंने होटल में मान लिया 3,000 4,000 रुपए का रूम लिया ना, सोचता है कि मैं कैसे यहाँ पे वसूली कर सकता हूँ इसके पूरी, तो मैं ये भी चोरी कर लूँ, वो भी ले लूँ, बिजली का बिल बिजली जला के रखूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ मैं एसी चला कर, तो मेरे पैसे वसूल हो पाएंगे। तो वो थोड़ा सा माइंड में लगता है कि यहाँ भी शिफ्ट हो जाता है कभी कभी। तो मेरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है आपसे कि आप कोई टूल या सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करना चाहेंगे, या फिर जो होते हैं इस तरीके से कोटेशन को प्रोफेशनली बनाने के डिजाइन करने के? So see, we've been using Excel for a really long time. अभी भी हम Excel ही यूज करते हैं because I think Excel काफी सारे लोग Excel से well versed है and not necessarily you have to be a designer to know Excel. हमारे clients भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको Excel आता है। तो एज अ सॉफ्टवेयर आई थिंक इट इज वेरी मतलब एक्सेल इज वेरी इजी टू यूज, क्योंकि मैं एक्सेल शीट बना रही हूँ तो एक तो ये क्लाइंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी उसको चेक करे, वो भी दे शुड बी एबल टू एडिट थिंग्स, दे शुड बी एबल टू ऐड थिंग्स। सो ये हर एक के पर्सपेक्टिव से आई थिंक इट इज क्वाइट इजी टू यूज। बेसिक आपको उसमें क्या आना चाहिए, फॉर्मूले डालना आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला डालना, अदरवाइज इट इज वेरी। और जिसने आई थिंक एस्टिमेशन का हमारा कोर्स किया है तो उसमें तो एज पर्क्स में हमने गिवन शीट्स, तो मेन तो आपको फंडा समझना चाहिए कि उसको कैसे करना है, आपको जीरो से उसको बनाने की जरूरत नहीं, बट आपको बनाना आना चाहिए। तो आई थिंक फॉर होम रेनोवेटर्स आल्सो वी सेड दैट कि रेनोवेटर्स भी ये कोर्स कर सकते हैं, तो आपके पास पर्क्स है तो आपको उसको एडिट करना है। तो दैट वे वी हैव ऑलवेज फाउंड दैट एक्सेल इज रियली यूजफुल। इवन तो आई थिंक देयर आर नाउ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ लोग भी हमें पूछते हैं कि इज दिस गुड, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जिन्होंने हमें एक्चुअली अप्रोच किया है कि वी मेक दीस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, बट हमने कभी पर्सनली यूज नहीं किए। सो I don't have experience of using that, but I think Excel is really good to start with. I think you should start in Excel so that आपका एक बार foundation पक्का हो गया, then if you want to move on to something else, then you can. तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ी देर जो है 10 to 15 मिनट्स हम जो ऑडियंस है उनके कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे, है ना। इनका क्वेश्चन है कि फेनिस्टा यूपीवीसी वर्सेस जिंदल एल्युमिनियम आपकी तरफ से आप क्या रिकमेंड करते हैं? It's again, it's not just brand, it's aluminium versus UPVC. We have already made videos about it. But एक चीज है, अभी जो हमने हमारे स्टूडियो में ना, हमने जो भी रेनोवेशन किया था हमने न्यू विंडोज लगाए हैं एंड वी आर गोइंग टू शूट दैट पार्ट, बट हमने नीलकॉन विंडोज लगाए, एल्यूमिनियम विंडोज, दीज आर साउंड प्रूफ विंडोज, दिस विंडोज आर रियली गुड। एंड हमने हमारे स्टूडियो में, बिकॉज दिस इज ऑन फर्स्ट फ्लोर ना, तो हम यहाँ पे शूट करते हैं तो बाहर से तो लोगों का आवाज आता है, बात करने का आवाज आता है ग्राउंड फ्लोर से, और कंस्ट्रक्शन वर्क वो सब आवाज आता है। सो दीज विंडोज आर रियली गुड। देन एक किसी ने पूछा है कि मैं एक डिजाइन प्रोजेक्ट कर रही हूँ एंड 2 BHK ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं एंड 3-4 महीने के हिसाब से आई थिंक उन्होंने डिसाइड किया था, बट फीस अभी बढ़ा नहीं सकते। सो ये एक ऑफर लेटर का जो डॉक्यूमेंट अभी ये नार केस जो हम फॉलो करते हैं ना, उसमें नीचे टर्म्स में ये होता है कि दिस इज वैलिडिटी क्या है जो आप डिसाइड करते हो, दिस अग्रीमेंट इज वैलिड फॉर 6 मंथ, जो भी आप डिसाइड करो। जैसे कोविड के टाइम पे काफी सारे लोगों के साथ हुआ था कि साइट बंद हो गए, फिर उनका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया, या आजकल ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट की ओसी नहीं आती तब तक यू हैव टू वेट, अगर आपका डिजाइन कंप्लीट करके हो गया है आप साइट पे काम नहीं स्टार्ट कर सकते, तो बीच में एक बहुत बड़ा ब्रेक आ जाता है। तो एक तो क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करना कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे साइट पे काम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो देन म्यूचुअली अग्री करके वी टेक अ ब्रेक एंड देन जब आप साइट पे काम स्टार्ट कर सकते हो तब यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अगेन, बिकॉज अदरवाइज इनडेफिनेटली यू कांट कीप ऑन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ना। तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में, एंड विथ योर फीस ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि वैलिडिटी कितने टाइम की है, एंड दिस विल अगेन वेरी एज पर व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। ये कह रहे हैं कि एज एन इंटीरियर डिजाइनर क्लाइंट को हम जो प्राइस देते हैं तो प्राइसिंग कितनी दें उनको, मतलब किस तरीके से डिसाइड करें? हाँ, फीस के लिए जैसा मैंने कहा कि बहुत बार ये होता है कि बेस्ड ऑन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, दिस इज व्हाट लाइक लॉट ऑफ पीपल फॉलो कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% या टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 12%। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको कैसे मिलेगी इनिशियली, बेस्ड ऑन द ब्लॉक एस्टिमेट। तो स्टार्टिंग में जो हम ऑफर लेटर में देते हैं, तो अगेन आई विल टेल यू बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ दिस इन द कोर्स, बिकॉज हमें पता है कि कोई प्रेशर भी करेगा तो उसको ये सारे इश्यूज आने ही वाले हैं। तो आपको ब्लॉक एस्टिमेट, थंब रूल के हिसाब से आपने ब्लॉक एस्टिमेट निकाल लिया, उसके 10 या 12% जो भी आपको चार्ज करना है वो कर लिया, बट अदरवाइज
जैसे मैंने कहा कि व्हाट वी बीन प्रैक्टिसिंग इज वेरी इजी। आप कार्पेट एरिया के ऊपर चार्ज करो तो इट इज वेरी इजी फॉर कैलकुलेट, और उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, क्लाइंट को भी पता है स्टार्टिंग से कि आपके फीस कितने हैं। फॉर यू ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट ना। वेरी फर्स्ट डे आप बता सकते हो, इरिस्पेक्टिव कि वहां पे वीनियर लगाओ कि ड्यूको लगाओ कि कुछ भी लगाओ, तो ये आपके लिए भी बहुत आसान है। सो यू कैन ट्राई दैट। सो व्हाट वी बीन डूइंग राइट नाउ इज बेस्ड ऑन, डिपेंड्स, प्रोजेक्ट और लोकेशन पे वेरी करता है, बट इट इज 450 to 650, डिपेंड्स इन दैट रेंज। आर्किटेक्ट राहुल जी का क्वेश्चन है कि मैम हाउ टू गेट पेमेंट इजीली। How to get payment easily? You have to give them the stages of your payment. First of all, जब ऑफर लेटर आप देते हो तभी उसमें आपको पेमेंट स्टेजेस मेंशन करना है। जैसे कि इनिशियल आपका एडवांस पेमेंट की एक स्टेज होगी, उसके बाद आपके कंसेप्चुअल लेआउट्स, जो मतलब ये मैं बोल रही हूँ जो हम प्रैक्टिस करते हैं, ओके। तो ये हमने सब कुछ उसमें डाला हुआ है कि आपके फर्स्ट आप 2D लेआउट्स बनाते हो, फिर एक रेफरेंस इमेजेस की स्टेज होती है जहां पर आप उनको बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइकिंग क्या है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप वो प्रेजेंटेशन देते हो। सो एट दैट स्टेज एक 10-15%, उसके बाद जब आप 3D स्टार्ट कर दो, जो आपका प्लान फ्रीज हो गया, तो एट 3D स्टेज आपका एक पेमेंट हो सकता है। उसके बाद जब साइट पे काम स्टार्ट होता है, सो वैसे पूरे प्रोजेक्ट का जो ये है ना ड्यूरेशन है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे उसको डिवाइड कर लो, एंड उसमें हर एक स्टेज में आपका 10%, 15%, 20%, 30% नहीं होगा, 20-25 जो भी है, और एंड में आपका हैंडओवर का 10%। ऐसा पूरे आपके फीस को आपको डिवाइड करके स्टेज वाइज उनको बताना है स्टार्टिंग में ही, एंड दिस इज समथिंग दैट यू सेंड देम आफ्टर वेरी फर्स्ट मीटिंग कि इतने मेरे फीस है और ये स्टेज पे पेमेंट होगा। तो फिर आपको बाद में फिगर आउट करने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में ऐसा होता था ना, आप ये कॉन्वर्सेट नहीं कर सकते। तो इवन मुझे ऐसे इनिशियली आई रिमेम्बर इन द वेरी फर्स्ट सेकंड प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा होता था कि अब पैसे मांगू कि नहीं मांगू, कितने मांगू तो फिर या ये होने के बाद मांगती हूँ, बिकॉज ऐसे होता है कि एक तो आपको अपफ्रंटली उतना मांगने आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, या फिर ऐसे होता है ना, फिर क्लाइंट भी बोलेगा कि अभी नहीं, बाद में करता हूँ। तो ये सारा कंफ्यूजन मिटाने के लिए आप पहले एक डॉक्यूमेंट ही दे दो, तो फिर उनको भी पता है, तो वो भी उनके फंड्स वैसे मैनेज करके रख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि उनको पता है कि अरे एक हफ्ते के बाद इसका पेमेंट आएगा, तो दे कैन प्लान देयर फंड्स अकॉर्डिंगली। तो वो जरूरी है। एक क्वेश्चन और आया है कि जो बहुत मेरा भी क्वेश्चन है कि लास्ट की पेमेंट की रिकवरी कैसे करें। हाँ, लास्ट पेमेंट रिकवरी। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हैंडओवर के टाइम पे एज अ क्लाइंट आपको डिजाइनर से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, एज अ डिजाइनर आपको क्लाइंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसी को हम हैंडओवर कहेंगे, नॉट जस्ट हैंडिंग ओवर द कीज। बट जैसे एक अग्रीमेंट में जो प्लान होता है, वो अग्रीमेंट में प्लान होने के बावजूद हम मेजरमेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि अग्रीमेंट का प्लान और एज बिल्ड का प्लान डिफरेंट होता है। इसके लिए हम हर एक कॉलम का प्रोजेक्शन कितना है, बीम कितना नीचे है, बीम का थिकनेस कितना है, वी मेक श्योर कि वी डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। वैसे ही जो आप प्लान करते हो, जो 3D बनाते हो, उसके बाद साइट पे जो बनता है, जो वर्किंग ड्राइंग सब बनाते हो, उसके बाद भी साइट पे जो बनता है, उसके बाद अगेन taking the second round of measurements is super important. So what you do is after the project is complete, you take the measurements once again, you give them a furniture layout, you give them proper electrical layout. प्लम्बिंग के केस में ऐसा होता है कि टॉयलेट में टाइल लगा दिया और अब पता नहीं कि पाइप्स कहाँ से गए हैं, फिर आपको कुछ भी ड्रिल करना है बाद में, तो आप गेस वर्क नहीं कर सकते कि यहाँ से गया होगा, यहाँ से गया होगा लाइन। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको, और एंड अभी नहीं कि हैंडओवर किया और अभी उनको लगाना है, प्रोबेबली आपने हैंडओवर कर दिया और उनको 2 साल के बाद वहां पे कुछ करना है, तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, सो दैट आफ्टर 2 years दे नो कि यार यहाँ से लाइन गई है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें नो ड्रिल जोन मार्क होता है कि यहाँ पे ड्रिल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल में सारे या जो जो भी लाइट्स है उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स होते हैं, ये सारी चीजें रखना, कि कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें, और सारे आपके इलेक्ट्रिकल के और सारे डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब कुछ हैंड ओवर करना बहुत जरूरी है। एज अ क्लाइंट यू हैव टू कीप दैट सेफली, बिकॉज यू माइट नीड इट आफ्टर 2 years 3 years। आपको कुछ भी इलेक्ट्रिकल का काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको ऐड करनी है, तो यू गिव देम द होल सेट आफ्टर यू रिसीव द 10%। सो आपको एज अ डिजाइनर आपको 10% लास्ट के मिलेंगे, उसके बाद यू गिव देम द होल सेट। So this makes sure that you get the 10% and the client gets the entire document। ऐसा, this is what and you also उसमें मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, लाइक हर एक चीज का, अगर आपने क्वार्ट्स यूज किया, अगर आपने वीनियर यूज किया है, तो उसमें आप डूज एंड डोंट्स डाल सकते हो कि these are the things that should be taken care of। अगर आपने क्वार्ट्स दिया है तो उसके ऊपर आपने क्या नहीं करना है, फिर वो मटेरियल का मेंटेनेंस निकलेगा। तो ये सारी चीजें वो भी मेंटेनेंस वाले डॉक्यूमेंट में आप ये सब डाल सकते हो। चलो ओके निहारा, थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए और हमें और हमारी ऑडियंस को इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। Thank you so much, Shivam. Thank you so much, everyone watching.